नमस्ते, पुस्तक रीडर्स में आपका स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि आज की इस हाइपर कनेक्टेड दुनिया में जहां हम हजारों लोगों से ऑनलाइन जुड़े हुए महसूस कर सकते हैं, वहीं अकेलापन महसूस करने वालों की संख्या इतिहास में सबसे ज्यादा है। ये थोड़ा चौंकाने वाला है ना, कि इतने कनेक्शन के बाद भी इंसान अंदर से अकेला क्यों महसूस करता है। आज हम जिस किताब के बारे में बात करने वाले हैं वो इसी गहरे सवाल को छूती है। किताब का नाम है द आर्ट ऑफ बीइंग अलोन, लोनलीनेस वॉज माई केज, सॉलिट्यूड इज माई होम और इसकी लेखिका है रेणुका गवरानी। ये किताब सिर्फ अकेलेपन के बारे में नहीं है, बल्कि ये उस कला के बारे में है कि कैसे हम अकेलेपन के एहसास को, जो अक्सर एक पिंजरे जैसा लगता है, एकांत की शांति में बदल सकते हैं जो एक घर जैसा सुकून दे। सोचिए, हम में से कितने लोग हैं जो भीड़ में भी तन्हा महसूस करते हैं, या जब अकेले होते हैं तो एक खालीपन सा महसूस होता है, जैसे कुछ गलत हो रहा है। रेणुका शायद इसी कश्मकश से गुजरी होंगी, या उन्होंने अपने आसपास बहुत से लोगों को इस दर्द से जूझते देखा होगा। शायद यही वजह है कि उन्होंने ये किताब लिखी, ताकि वो हमें रास्ता दिखा सकें कि अकेले होने का मतलब दुखी होना नहीं है, बल्कि ये खुद को जानने, समझने और खुद के साथ खुश रहने का एक सुनहरा मौका हो सकता है। तो चलिए आज पुस्तक रीडर्स पर इस खूबसूरत सफर पर निकलते हैं और सीखते हैं अकेलेपन को एकांत में बदलने की कला। तैयार हैं आप? अकेलापन और एकांत में जमीन आसमान का फर्क है। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात जो ये किताब हमें सिखाती है वो ये है कि अकेलापन, लोनलीनेस और एकांत, सॉलिट्यूड, दो बिल्कुल अलग चीजें हैं। अक्सर हम इन दोनों को एक ही समझ लेते हैं, पर इनमें बहुत बड़ा अंतर है। अकेलापन एक नेगेटिव फीलिंग है। ये तब महसूस होता है जब हम दूसरों से कटा हुआ, अलग थलग महसूस करते हैं, भले ही हमारे आसपास लोग हों। ये एक मजबूरी जैसा लगता है, एक सजा जैसा। जैसे आपको पार्टी में बुलाया गया हो, सब नाच गा रहे हों, पर आप कोने में खड़े होकर बस यही सोच रहे हों कि आप यहाँ फिट नहीं होते, कोई आपसे बात नहीं कर रहा, आप एकदम अकेले हैं। ये है अकेलापन, एक दर्द भरा एहसास। वहीं दूसरी तरफ एकांत एक पॉजिटिव चुनाव है। ये वो समय है जो हम जानबूझकर खुद के साथ बिताने के लिए चुनते हैं। इसमें कोई मजबूरी नहीं, कोई दर्द नहीं, बल्कि एक शांति है, एक सुकून है। ये वो वक्त है जब आप दुनिया के शोर से दूर, अपनी मर्जी से, अपने विचारों, अपनी भावनाओं, अपनी पसंद की चीजों के साथ होते हैं। जैसे आप रविवार की सुबह बालकनी में बैठकर अपनी पसंदीदा किताब पढ़ रहे हों, या अकेले वॉक पर निकल जाएं, या बस शांत बैठकर अपनी सांसों पर ध्यान दें। ये एकांत है, ये खुद से जुड़ने का तरीका है। ये एक घर जैसा है जहां आप सुरक्षित और शांत महसूस करते हैं। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि किसी बहुत शोर शराबे वाली जगह से निकलकर जब आप अकेले अपनी गाड़ी में बैठे हों तो अचानक एक गहरी शांति महसूस हुई हो? वो एहसास एकांत का हो सकता है। ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हम इस फर्क को नहीं समझेंगे, हम हमेशा अकेले होने से डरते रहेंगे। एक मजेदार बात पता है, रिसर्च बताती है कि जो लोग जानबूझकर एकांत में समय बिताते हैं, उनकी क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अक्सर उन लोगों से बेहतर होती हैं जो हमेशा भीड़ में घिरे रहते हैं। शांत दिमाग बेहतर सोच पाता है। मान लीजिए रिया नाम की एक लड़की है। वो कॉलेज में नई आई है। उसे लगता है कि अगर वो हर वक्त दोस्तों के साथ नहीं घूमेगी तो लोग उसे अकेला समझेंगे, जज करेंगे। इसलिए वो उन पार्टियों में भी जाती है जहां उसका मन नहीं लगता, उन ग्रुप्स में भी हंसती है जहां उसे मजा नहीं आता। अंदर ही अंदर वो अकेलापन महसूस करती है। फिर एक दिन उसकी तबीयत खराब हो जाती है और उसे 2 दिन कमरे में अकेले रहना पड़ता है। शुरू में उसे घबराहट होती है, पर फिर वो अपनी पुरानी डायरी निकालती है, कुछ स्केचिंग करती है, अपना पसंदीदा संगीत सुनती है। उसे एहसास होता है कि उसे तो खुद के साथ रहना अच्छा लग रहा है, उसे शांति मिल रही है। यहीं से रिया अकेलापन और एकांत का फर्क समझना शुरू करती है। अब वो कभी कभी जानबूझकर अकेले समय बिताती है और उसे इसमें खुशी मिलती है। ये किताब कहती है, अकेलापन तब होता है जब आप खुद की कंपनी को पसंद नहीं करते, एकांत तब होता है जब आप उसे एंजॉय करते हैं। कितनी सीधी और गहरी बात है ना? मतलब अगर हमें खुद का साथ पसंद आने लगे तो अकेलापन अपने आप एकांत में बदल जाएगा। अपने अकेलेपन को स्वीकार करना सीखें। दूसरी अहम बात ये किताब सिखाती है कि अपने अकेलेपन के एहसास को स्वीकार करना जरूरी है। हम अक्सर इस फीलिंग से भागते हैं। जैसे ही अकेलापन महसूस होता है, हम फोन उठा लेते हैं, सोशल मीडिया स्क्रॉल करने लगते हैं, टीवी चला लेते हैं, या किसी को बेवजह कॉल कर लेते हैं। हम उस खालीपन को भरने की कोशिश करते हैं, उसे महसूस करने से डरते हैं। हमें लगता है कि अकेला महसूस करना कोई कमी है, कोई शर्म की बात है। समाज ने भी कुछ ऐसा ही माहौल बना दिया है कि जो अकेला है वो शायद बेचारा है, या उसमें कोई गड़बड़ है। लेकिन लेखिका कहती हैं कि अकेलापन महसूस करना बिल्कुल नॉर्मल है। ये हर इंसान की जिंदगी का हिस्सा है। जैसे खुशी, दुख, गुस्सा होता है, वैसे ही अकेलापन भी एक इमोशन है। इससे भागने की बजाय इसे महसूस करने की हिम्मत जुटानी होगी। जब आप इसे स्वीकार करते हैं तो इसकी ताकत कम होने लगती है। सोचिए,
जब आपको कोई डर लगता है और आप उससे भागते हैं तो वो डर और बड़ा लगता है ना। पर जब आप रुककर उस डर का सामना करते हैं तो अक्सर वो उतना बड़ा नहीं निकलता जितना लग रहा था। अकेलेपन के साथ भी कुछ ऐसा ही है। एक रियल लाइफ उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आपका कोई दोस्त शहर छोड़कर चला गया या आपका ब्रेकअप हो गया। आपको बहुत अकेला महसूस हो रहा है। अब आपके पास दो रास्ते हैं। या तो आप तुरंत किसी और को ढूंढने निकल पड़े, पार्टियों में जाएं, खुद को बिजी रखें ताकि वो खालीपन महसूस न हो, या फिर आप थोड़ी देर रुकें, उस अकेलेपन को महसूस करें। हाँ, थोड़ा दर्द होगा, थोड़ी उदासी होगी, पर जब आप उसे स्वीकार करेंगे तो आप समझ पाएंगे कि ये फीलिंग क्यों आ रही है। शायद आपको उस रिश्ते की याद आ रही है, या शायद आपको अपनी देखभाल करने की जरूरत है। इस स्वीकृति से हीलिंग शुरू होती है। क्या आप जानते हैं, एक स्टडी में पाया गया कि जो लोग अपनी नेगेटिव भावनाओं को दबाने की बजाय उन्हें स्वीकार करते हैं, उनकी मेंटल हेल्थ लंबे समय में ज्यादा बेहतर रहती है। भावनाओं को महसूस करना, उन्हें समझना सेहत के लिए जरूरी है। मेरी एक दोस्त है अंजलि, उसका डिवोर्स हुआ। शुरू में वो बहुत टूट गई थी। उसे घर काटने को दौड़ता था। वो हर शाम दोस्तों के साथ बाहर चली जाती, देर रात तक जागती, बस उस अकेलेपन से बचने के लिए। पर वो अंदर से खुश नहीं थी। फिर एक दिन उसने फैसला किया कि वो भागेगी नहीं। उसने अपनी फीलिंग्स को जर्नल में लिखना शुरू किया। वो रोई, उसने अपने दुख को महसूस किया। धीरे धीरे उसे समझ आया कि वो अकेली जरूर है, पर वो कमजोर नहीं है। उसने अकेले रहना सीखा, अपनी पसंद नापसंद को समझा। आज वो एक बहुत ही शांत और सुलझी हुई इंसान है और उसे अपने एकांत से प्यार है। किताब में शायद कुछ ऐसा लिखा हो सकता है, अकेलेपन का अंधेरा तभी घना लगता है जब हम उसमें रोशनी जलाने की कोशिश करने के बजाय उससे भागते हैं। मतलब उस एहसास को समझकर, स्वीकार करके ही हम उसमें सुकून की रोशनी ढूंढ सकते हैं। माइक्रो लर्निंग रिकैप। अभी तक हमने दो जरूरी बातें सीखी। एक, अकेलापन लोनलीनेस एक नेगेटिव एहसास है, जबकि एकांत सॉलिट्यूड एक पॉजिटिव चुनाव है, खुद के साथ शांति से समय बिताना। 2, अकेलेपन की फीलिंग से भागने की बजाय उसे स्वीकार करना जरूरी है। ये बिल्कुल नॉर्मल है और इसे समझने से हीलिंग शुरू होती है। एकांत में खुशियाँ ढूंढना सीखें। अब जब हमने समझ लिया कि एकांत क्या है और अकेलेपन को स्वीकारना क्यों जरूरी है, तो अगला कदम है एकांत में खुशियाँ ढूंढना। ये किताब हमें बताती है कि एकांत बोरिंग या उदास नहीं होता, बल्कि ये मौकों से भरा होता है। ये वो समय है जब आप वो सब कुछ कर सकते हैं जो आपको सच में पसंद है, बिना किसी और की राय या दखल अंदाजी के। सोचिए, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको खुशी देती हैं पर आप दूसरों के साथ होने पर नहीं कर पाते। शायद आपको घंटों बैठकर पेंटिंग करना पसंद हो, या कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना, या गार्डनिंग करना, या पुरानी फिल्में देखना, या बस खिड़की से बाहर देखते हुए कॉफी पीना। एकांत आपको ये सब करने की आजादी देता है। एक रियल लाइफ सिचुएशन लेते हैं। समीर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। हफ्ते भर ऑफिस और मीटिंग्स में घिरा रहता है। वीकेंड पर दोस्त बाहर जाने का प्लान बनाते हैं। समीर को कभी कभी मन करता है कि वो घर पर रहकर अपनी अधूरी किताब पढ़े या अपनी बाइक लेकर अकेले कहीं लॉन्ग ड्राइव पर निकल जाए, पर उसे लगता है कि दोस्तों को मना करेगा तो वो बुरा मान जाएंगे या उसे एंटी सोशल समझेंगे। धीरे धीरे वो चिड़चिड़ा होने लगता है। फिर एक दिन वो हिम्मत करके दोस्तों को प्यार से मना करता है और पूरा शनिवार अकेले बिताता है। वो सुबह देर तक सोता है, फिर अपनी बाइक साफ करता है, पास की पहाड़ी पर ड्राइव के लिए जाता है, वहाँ शांत बैठकर नजारा देखता है और शाम को घर आकर अपनी पसंदीदा डिश बनाता है। उस दिन उसे जो खुशी और ताजगी महसूस होती है वो उसे किसी पार्टी में नहीं मिली थी। उसने एकांत में अपनी खुशी ढूंढ ली थी। एक दिलचस्प फैक्ट, मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि जब हम अकेले अपनी पसंद का कोई काम करते हैं तो हमारा दिमाग फ्लो स्टेट में चला जाता है। ये एक ऐसी मानसिक अवस्था है जहां हम पूरी तरह से उस काम में डूब जाते हैं, समय का पता नहीं चलता और हमें गहरी संतुष्टि मिलती है। एकांत इस फ्लो स्टेट को पाने का बेहतरीन मौका देता है। मेरी एक कजिन है प्रिया। वो हमेशा दूसरों के हिसाब से चलती थी। क्या पहनना है, कहाँ जाना है, क्या खाना है, सब दूसरों की पसंद से। अकेले में उसे समझ ही नहीं आता था कि क्या करे। फिर उसने रेणुका गवरानी की ये किताब पढ़ी, मान लीजिए, और उसने तय किया कि वो हर हफ्ते कुछ घंटे सिर्फ अपने लिए निकालेगी। शुरू में अजीब लगा, पर फिर उसने छोटी छोटी चीजें करनी शुरू की। कभी अकेले म्यूजियम चली गई, कभी पार्क में जाकर स्केचिंग की, कभी घर पर ही बेकिंग ट्राई की। धीरे धीरे उसे मजा आने लगा। उसे पता चला कि उसे तो पुरानी हिंदी गाने सुनना बहुत पसंद है, जबकि उसके दोस्त हमेशा लेटेस्ट हिट सुनते थे। उसे पता चला कि उसे तीखा नहीं, मीठा ज्यादा पसंद है। एकांत ने उसे खुद से मिलवाया। किताब शायद कहती है, एकांत वो खाली कैनवस है जिस पर आप अपनी खुशियों के रंग भर सकते हैं। इसका मतलब है कि एकांत हमें मौका देता है कि हम अपनी जिंदगी को अपनी पसंद के रंगों से सजाएं, अपनी शर्तों पर जिएं। एकांत का इस्तेमाल खुद को जानने के लिए करें। एकांत सिर्फ मजे करने या हॉबीज पूरी करने के लिए ही नहीं है, ये खुद को गहराई से जानने और समझने का भी सबसे अच्छा जरिया है।
जब हम अकेले होते हैं, शांत होते हैं, तो बाहरी दुनिया का शोर कम हो जाता है। तब हमें अपने अंदर की आवाज सुनाई देती है, हमारे असली विचार, हमारी भावनाएं, हमारे डर, हमारी इच्छाएं। ये किताब हमें एनकरेज करती है कि हम अपने एकांत के समय का इस्तेमाल सेल्फ रिफ्लेक्शन यानी आत्मचिंतन के लिए करें। अपने आप से सवाल पूछें, मैं अपनी जिंदगी से क्या चाहता हूँ? क्या चीज मुझे सच में खुशी देती है? मैं किन बातों से डरता हूँ? मेरे रिश्ते कैसे चल रहे हैं? मैं अपने आप को बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकता हूँ? सोचिए, दिन भर की भागदौड़ में हमें ये सब सोचने का वक्त कहाँ मिलता है। हम बस रिएक्ट करते रहते हैं, माइनस ईमेल का जवाब देना, फोन कॉल उठाना, मीटिंग अटेंड करना, ट्रैफिक में फंसना। पर जब आप शांत बैठकर खुद से ये सवाल पूछते हैं तो आपको अपनी जिंदगी की दिशा ज्यादा साफ नजर आने लगती है। जैसे मान लीजिए आप अपनी जॉब से खुश नहीं हैं, रोज सुबह उठकर ऑफिस जाने का मन नहीं करता, आप दोस्तों से, परिवार से इस बारे में बात करते हैं पर कोई हल नहीं निकलता। अब आप एकांत में थोड़ा समय बिताते हैं। आप सोचते हैं, मुझे इस जॉब में क्या पसंद नहीं है? क्या मुझे काम पसंद नहीं, या माहौल, या बॉस? क्या कोई और फील्ड है जिसमें मेरी दिलचस्पी है? क्या मैं कोई नई स्किल सीख सकता हूँ? जब आप अकेले में इन सवालों पर गहराई से सोचते हैं तो शायद आपको कोई नया रास्ता सूझ जाए। हो सकता है आपको लगे कि आपको अपना पैशन फॉलो करना चाहिए, या शायद आपको सिर्फ अपनी मौजूदा जॉब में कुछ बदलाव लाने की जरूरत है। एकांत आपको ये क्लैरिटी दे सकता है। क्या आपको पता है, नियमित रूप से जर्नलिंग यानी डायरी लिखना आत्मचिंतन का एक बहुत शक्तिशाली तरीका है। स्टडीज बताती हैं कि जो लोग अपनी भावनाओं और विचारों को लिखते हैं, उनका स्ट्रेस लेवल कम होता है और वो अपनी समस्याओं को बेहतर तरीके से सुलझा पाते हैं। एकांत में जर्नलिंग करना सोने पे सुहागा जैसा है। मेरी कहानी सुनिए। कुछ साल पहले मैं अपनी लाइफ में थोड़ा खोया हुआ महसूस कर रहा था। सब कुछ ठीक था पर कुछ अधूरा सा लगता था। मैंने वीकेंड पर अकेले ट्रिप्स पर जाना शुरू किया, पहाड़ों में, नदियों किनारे। वहाँ शांत बैठकर मैं बस सोचता था, अपनी डायरी में लिखता था। धीरे धीरे मुझे समझ आया कि मैं अपनी क्रिएटिव साइड को नजरअंदाज कर रहा था। मुझे लिखने का, कहानियां सुनाने का शौक था, पर मैं उसे वक्त ही नहीं दे रहा था। उसी एकांत में लिए गए फैसलों की वजह से आज मैं ये काम कर रहा हूँ, आप तक किताबों की बातें पहुँचा रहा हूँ। एकांत ने मुझे मेरे पैशन से जोड़ा। किताब का एक कोट हो सकता है, बाहर की दुनिया को समझने से पहले अपने अंदर की दुनिया को समझना जरूरी है, और इसका रास्ता एकांत से होकर गुजरता है। मतलब खुद को जाने बिना बाहरी सफलता या खुशी अधूरी है, और खुद को जानने के लिए एकांत जरूरी है। माइक्रो लर्निंग रिकैप। पिछले 2 पॉइंट्स में हमने सीखा। 1. एकांत बोरिंग नहीं है, बल्कि अपनी पसंद की चीजें करने और खुशियां ढूंढने का बेहतरीन मौका है। अपनी हॉबीज को समय दें। 2. एकांत का समय आत्मचिंतन, सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए इस्तेमाल करें। खुद से सवाल पूछें और अपनी जिंदगी को बेहतर समझने की कोशिश करें। जर्नलिंग इसमें मदद कर सकती है। अपने एकांत की रक्षा के लिए सीमाएं तय करें। एक बार जब आप एकांत की अहमियत समझ जाते हैं और उसे एंजॉय करना सीख लेते हैं, तो अगला चैलेंज आता है, माइनस अपने इस कीमती समय को बचाए रखना। हमारी जिंदगी में बहुत सी डिमांड्स होती हैं, काम, परिवार, दोस्त, सोशल मीडिया। ये सब हमारे समय और एनर्जी पर हक जताते हैं। अगर हम सावधान न रहें तो हमारा एकांत का समय कब गायब हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा। इसलिए ये किताब जोर देती है कि हमें अपने एकांत की रक्षा के लिए सीमाएं, बाउंड्रीज तय करनी होंगी। इसका मतलब है ना कहना सीखना। हर सोशल इवेंट में जाना जरूरी नहीं है। हर कॉल या मैसेज का तुरंत जवाब देना जरूरी नहीं है। हर किसी को खुश रखना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। सीमाएं तय करने का मतलब स्वार्थी होना नहीं है, बल्कि अपनी मेंटल और इमोशनल हेल्थ का ध्यान रखना है। जब आप अपने एकांत को प्राथमिकता देते हैं तो आप रिचार्ज होते हैं, ज्यादा शांत और खुश रहते हैं। और जब आप खुश और शांत होते हैं तो आप अपने रिश्तों को और अपने काम को भी बेहतर तरीके से संभाल पाते हैं। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आपका कोई दोस्त है जो अक्सर शाम को बेवजह घंटों फोन पर बात करता है। आपको उससे बात करना अच्छा लगता है, पर रोज रोज इतनी लंबी बातें आपके एकांत के समय को खा जाती हैं और आप थका हुआ महसूस करते हैं। यहाँ सीमा तय करने का मतलब हो सकता है कि आप प्यार से अपने दोस्त को बताएं, यार मुझे तुमसे बात करना बहुत पसंद है, पर मैं शाम को थोड़ा वक्त अकेले बिताना चाहता हूँ ताकि रिलैक्स कर सकूँ। क्या हम वीकेंड पर आराम से बात कर सकते हैं, या हफ्ते में 1-2 बार थोड़ी देर के लिए बात कर लिया करें? शुरू में शायद थोड़ा अजीब लगे, पर अपनी जरूरत को सम्मान देना जरूरी है। एक मजेदार तथ्य, क्या आप जानते हैं कि दुनिया के कई सफल और क्रिएटिव लोग जैसे बिल गेट्स अपने लिए थिंक वीक्स रखते हैं। इस दौरान वो पूरी तरह से दुनिया से कट जाते हैं, अकेले रहते हैं, पढ़ते हैं और सोचते हैं। ये उनके लिए सीमाएं तय करके अपने एकांत को बचाने का तरीका है, ताकि वो बड़े आइडियाज पर फोकस कर सके। मेरी एक श्रेया एक्वेंटेंस है, सीमा। वो एक वर्किंग मॉम है। घर, बच्चे, ऑफिस, उसकी जिंदगी बहुत व्यस्त थी। उसे अपने लिए बिल्कुल समय नहीं मिलता था। वो हमेशा थकी और चिड़चिड़ी रहती थी।
फिर उसने सीखा कि उसे सीमाएं बनानी होंगी। उसने अपने पति से बात की और तय किया कि रोज शाम को 1 घंटा सिर्फ उसका होगा मी टाइम। उसे 1 घंटे में कोई उसे डिस्टर्ब नहीं करेगा। वो उस समय में योगा करती, किताब पढ़ती या बस शांत बैठती। उसने ऑफिस में भी लंच टाइम में फोन कॉल्स लेना कम कर दिया। शुरू में गिल्टी फील हुआ, पर कुछ ही हफ्तों में उसने महसूस किया कि वो ज्यादा एनर्जेटिक, ज्यादा खुश और सबके साथ ज्यादा पेशेंस से पेश आ रही थी। उस 1 घंटे के एकांत ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। किताब में शायद ऐसा कुछ कहा गया हो, आपका एकांत आपका अभयारण्य है, इसकी दीवारों को मजबूत रखना आपकी जिम्मेदारी है। यानी आपका एकांत आपकी सेफ स्पेस है, इसे बाहरी दखल अंदाजी से बचाना आपका काम है। एकांत का मतलब दुनिया से कट जाना नहीं है। ये एक बहुत जरूरी पॉइंट है जिसे किताब जरूर हाईलाइट करती होगी। कई लोग सोचते हैं कि एकांत पसंद करने का मतलब है कि इंसान समाज से नफरत करता है या वो अकेला रहना चाहता है, किसी से मिलना जुलना नहीं चाहता, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। द आर्ट ऑफ बीइंग अलोन हमें सिखाती है कि एकांत और सामाजिक जीवन में एक संतुलन बनाना जरूरी है। एकांत का मतलब आइसोलेशन या दुनिया से पूरी तरह कट जाना नहीं है, बल्कि एकांत हमें रिचार्ज करता है ताकि हम अपने रिश्तों को और बेहतर तरीके से निभा सकें। जब हम खुद के साथ सहज होते हैं तो हम दूसरों के साथ भी ज्यादा प्रामाणिक, ऑथेंटिक और मीनिंगफुल तरीके से जुड़ पाते हैं। सोचिए, अगर आप हमेशा थके हुए, चिड़चिड़े या खाली महसूस कर रहे हैं तो आप अपने दोस्तों या परिवार के साथ कितना एंजॉय कर पाएंगे? शायद नहीं। पर जब आप अपने एकांत में खुद को रिचार्ज कर लेते हैं तो आप ज्यादा एनर्जी और खुले दिल से सामाजिक मेलजोल में हिस्सा ले पाते हैं। जैसे कोई इंट्रोवर्ट इंसान है, उसे लोगों से मिलना अच्छा लगता है, पर ज्यादा भीड़ भाड़ या लंबे समय तक सोशल इंटरेक्शन उसे थका देता है। उसके लिए संतुलन का मतलब हो सकता है कि वो हफ्ते में 1-2 बार दोस्तों से मिले, पर बाकी दिन अपने एकांत में बिताए ताकि उसकी एनर्जी बनी रहे। वो पार्टी में शायद जल्दी निकल जाए, पर जब तक रहे वो पूरी तरह प्रेजेंट रहे। ये स्वार्थ नहीं, ये सेल्फ अवेयरनेस है। एक रोचक जानकारी, सोशल साइंटिस्ट्स कहते हैं कि रिश्तों की क्वालिटी ज्यादा मायने रखती है क्वांटिटी से। मतलब आपके 1000 फेसबुक फ्रेंड हो पर कोई गहरा रिश्ता न हो, उससे बेहतर है कि आपके चंद करीबी दोस्त हों जिनसे आप दिल की बात कर सके। एकांत आपको ये समझने में मदद करता है कि कौन से रिश्ते आपके लिए सच में मायने रखते हैं और उनमें कैसे इन्वेस्ट करना है। मान लीजिए राहुल को अकेले ट्रैवल करना बहुत पसंद है। वो साल में 1 बार कहीं अकेले निकल जाता है। उसके कुछ दोस्त उसे अजीब समझते हैं, कहते हैं अकेले क्यों जाते हो, बोर नहीं होते? पर राहुल जानता है कि ये अकेले ट्रिप्स उसे खुद को जानने और तरोताजा होने में मदद करते हैं। जब वो वापस आता है तो वो अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज्यादा खुशी और एनर्जी से मिलता है। उसका एकांत उसके रिश्तों को खराब नहीं कर रहा, बल्कि उन्हें और बेहतर बना रहा है। वो जानता है कि अकेले पहाड़ों में बिताया हफ्ता उसे अगले कई महीनों तक शहर की भागदौड़ और लोगों के साथ डील करने की ताकत देता है। किताब शायद इस बात पर जोर देती है, एकांत वो जड़ है जो आपको जमीन से जोड़े रखती है ताकि आप दुनिया में अपनी शाखाएं फैला सके। यानी खुद के साथ का कनेक्शन आपको मजबूत बनाता है ताकि आप बाहरी दुनिया से स्वस्थ तरीके से जुड़ सके। माइक्रो लर्निंग रिकैप, हमने अभी 2 और जरूरी बातें सीखी। 1, अपने कीमती एकांत के समय को बचाने के लिए सीमाएं तय करना, बाउंड्रीज बनाना जरूरी है, ना कहना सीखें। 2, एकांत का मतलब दुनिया से कटना नहीं है, एक स्वस्थ संतुलन जरूरी है। एकांत आपको रिचार्ज करता है ताकि आप अपने रिश्तों को बेहतर ढंग से निभा सके। अकेले होने के डर पर काबू पाएं। बहुत से लोगों के लिए अकेले समय बिताने का विचार ही डरावना होता है। उन्हें डर लगता है कि अगर वो अकेले रहेंगे तो बोर हो जाएंगे या उदास हो जाएंगे या कोई नेगेटिव ख्याल उन्हें घेर लेगा। ये डर अक्सर हमें एकांत के फायदों से दूर रखता है। ये किताब हमें इस डर का सामना करने और उस पर काबू पाने के तरीके बताती है। पहला कदम तो वही है, स्वीकार करना कि ये डर मौजूद है। फिर धीरे धीरे छोटे छोटे कदमों से शुरुआत करना। अगर आपको अकेले रेस्टोरेंट में खाना खाने का विचार डराता है तो शायद आप पहले अकेले कॉफी पीने जा सकते हैं। अगर अकेले फिल्म देखना अजीब लगता है तो शायद आप घर पर अकेले अपनी पसंद की फिल्म देख सकते हैं। डर इस बात से भी आता है कि हमें लगता है दूसरे क्या सोचेंगे। देखो, ये अकेला बैठा है, जरूर इसका कोई दोस्त नहीं होगा। इस लोग क्या कहेंगे वाले डर से निपटना जरूरी है। याद रखिए, आपका एकांत आपका अपना चुनाव है और आपको किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं है। जैसे कोई इंसान है जिसे रात में अकेले घर पर रहने से डर लगता है, आवाजें सुनाई देती हैं, अजीब ख्याल आते हैं। इस डर से बचने के लिए वो हमेशा किसी न किसी को घर बुला लेता है या खुद कहीं चला जाता है। इस डर पर काबू पाने के लिए वो क्या कर सकता है? शायद वो पहले सिर्फ 1 घंटा अकेले रहने की कोशिश करे। उस दौरान वो अपना पसंदीदा संगीत ऊंची आवाज में लगा ले या किसी दोस्त से फोन पर बात करता रहे। धीरे धीरे वो इस समय को बढ़ा सकता है। वो अपने घर को सुरक्षित महसूस करने के लिए कुछ बदलाव कर सकता है।
वो ये भी समझ सकता है कि ये डर शायद बचपन के किसी अनुभव से जुड़ा हो। इस तरह डर को समझकर और छोटे कदम उठाकर उस पर काबू पाया जा सकता है। एक फैक्ट, हमारा दिमाग अक्सर नेगेटिव चीजों पर ज्यादा ध्यान देता है। इसे नेगेटिविटी बायस कहते हैं। अकेले में ये बायस हावी हो सकता है। माइंडफुलनेस यानी ध्यान की प्रैक्टिस इस बायस को कम करने में मदद कर सकती है। जब आप अपने विचारों को बिना जज किए देखना सीखते हैं तो नेगेटिव ख्याल आते हैं और चले जाते हैं, आप पर हावी नहीं होते। मेरी एक पहचान वाली हैं नीता आंटी। पति की डेथ के बाद वो बहुत अकेला महसूस करने लगी थी। बच्चे दूसरे शहरों में थे, उन्हें अकेले घर में डर लगता था, बोरियत होती थी। वो दिन भर टीवी देखती रहती थी। फिर उन्होंने पड़ोस की एक मेडिटेशन क्लास ज्वाइन की। शुरू में मन नहीं लगता था, पर धीरे धीरे उन्हें शांति मिलने लगी। उन्होंने सुबह अकेले सैर पर जाना शुरू किया। पार्क में और लोगों से मिलती, पर वॉक अकेले करती। उन्होंने गार्डनिंग का शौक पाल लिया। अब वो कहती हैं, मुझे अब अकेले डर नहीं लगता, मुझे अपना एकांत प्यारा लगने लगा है। हाँ, बच्चों की याद आती है, पति की कमी महसूस होती है, पर अब मैं अकेली होकर भी दुखी नहीं हूँ। उन्होंने अपने डर पर धीरे धीरे काबू पा लिया। किताब का सार शायद ये हो, अकेले होने का डर उस दरवाजे की तरह है जिसके पीछे सुकून का बगीचा है, पर हम चाबी लगाने से डरते हैं। हिम्मत करके वो दरवाजा खोलना ही होगा। एकांत और आपकी रचनात्मकता, उत्पादकता। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के बहुत से महान लेखक, कलाकार, वैज्ञानिक अक्सर अकेले काम करना क्यों पसंद करते थे? क्योंकि एकांत आपकी रचनात्मकता, क्रिएटिविटी और उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी को पंख लगा सकता है। जब आप अकेले होते हैं तो डिस्ट्रैक्शंस कम होते हैं, आपका दिमाग भटकता नहीं है, आप किसी एक विचार या काम पर गहराई से फोकस कर पाते हैं। ये गहरी फोकस की अवस्था, जिसे डीप वर्क भी कहते हैं, हाई क्वालिटी काम करने के लिए बहुत जरूरी है। चाहे आप कोई रिपोर्ट लिख रहे हो, कोई प्रेजेंटेशन बना रहे हो, कोई पेंटिंग कर रहे हो या किसी मुश्किल प्रॉब्लम का हल ढूंढ रहे हो, एकांत आपको जरूरी क्लैरिटी और कंसंट्रेशन दे सकता है। कल्पना कीजिए, आप एक जरूरी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। ऑफिस में हर 5 मिनट में कोई न कोई सवाल पूछने आ जाता है, फोन बजता रहता है, ईमेल आते रहते हैं, आप फोकस ही नहीं कर पाते। अब सोचिए, आप वही काम घर पर शांत माहौल में दरवाजा बंद करके फोन साइलेंट पर रखकर करते हैं। आप शायद 2 घंटे में उतना काम कर लेंगे जितना ऑफिस में पूरे दिन में नहीं कर पाते। ये है एकांत की प्रोडक्टिविटी पावर। एक दिलचस्प स्टडी, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी की एक स्टडी में पाया गया कि ओपन ऑफिस प्लान, जहां सब एक साथ बैठते हैं, कर्मचारियों की प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी को कम कर सकते हैं, क्योंकि वहां लगातार डिस्ट्रैक्शन और शोर होता रहता है। इसके विपरीत प्राइवेट स्पेस या शांत माहौल में काम करने वाले अक्सर ज्यादा प्रभावी होते हैं। एक कहानी सुनाता हूँ। मेरे एक दोस्त वरुण एक राइटर हैं। वो कहते हैं कि उनके बेस्ट आइडियाज उन्हें तब आते हैं जब वो अकेले होते हैं, माइनस या तो सुबह जल्दी उठकर जब सब सो रहे होते हैं या देर रात को। वो कहते हैं, शोर में दिमाग कंज्यूम करता है, शांति में दिमाग क्रिएट करता है। उन्होंने अपने लिए एक छोटा सा राइटिंग कॉर्नर बना रखा है जहां वो रोज कुछ घंटे अकेले लिखते हैं। उनका मानना है कि उनके लेखन की गहराई और क्वालिटी उनके इसी एकांत की देन है। किताब शायद कहती है, एकांत वो शांत जमीन है जहाँ क्रिएटिविटी के बीज सबसे अच्छे पनपते हैं। अगर आप कुछ नया रचना चाहते हैं, कुछ सार्थक करना चाहते हैं, तो एकांत को अपना दोस्त बना लीजिए। माइक्रो लर्निंग रिकैप, इन 2 पॉइंट्स का सार। 1, अकेले होने के डर को स्वीकारें और छोटे कदमों से उसका सामना करें। लोग क्या कहेंगे कि चिंता छोड़ें, माइंडफुलनेस मदद कर सकती है। 2, एकांत आपकी क्रिएटिविटी और प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकता है। ये आपको डिस्ट्रैक्शन फ्री माहौल देता है, जिससे आप डीप वर्क कर पाते हैं। खुद के सबसे अच्छे दोस्त बने। आखिर में द आर्ट ऑफ बीइंग अलोन का सबसे गहरा संदेश शायद यही है कि हमें खुद का सबसे अच्छा दोस्त बनना सीखना होगा। सोचिए, हम दूसरों से दोस्ती करते हैं, उनका ख्याल रखते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, उन्हें माफ करते हैं, पर क्या हम खुद के साथ भी ऐसा ही करते हैं? अक्सर हम खुद के सबसे बड़े आलोचक होते हैं, अपनी गलतियों पर खुद को कोसते हैं, अपनी कमियों पर शर्मिंदा होते हैं, अपनी जरूरतों को नजरअंदाज करते हैं। एकांत हमें मौका देता है कि हम खुद के साथ वैसा ही रिश्ता बनाएं जैसा हम एक अच्छे दोस्त के साथ बनाते हैं, प्यार भरा, सम्मानजनक, सपोर्टिव और माफ करने वाला। जब आप अकेले होते हैं तो खुद से बातें करें, अपनी फीलिंग्स को समझें, अपनी सफलताओं पर खुद की पीठ थपथपाएं, अपनी गलतियों से सीखें और खुद को माफ करें। वो काम करें जिनसे आपको खुशी मिलती है। अपना ख्याल रखें, अच्छा खाएं, पूरी नींद लें, एक्सरसाइज करें। जैसे आप अपने बेस्ट फ्रेंड का ख्याल रखते हैं, वैसे ही खुद का रखें। मान लीजिए आपसे कोई गलती हो गई काम पर, आप घर आकर अकेले हैं। अब आप क्या करते हैं? क्या आप घंटों खुद को कोसते रहते हैं, मैं कितना बेवकूफ हूँ, मुझसे हमेशा गड़बड़ होती है? या आप खुद से एक दोस्त की तरह बात करते हैं, ठीक है, गलती हो गई, इंसान से ही होती है, इससे मैंने क्या सीखा, अगली बार मैं क्या बेहतर कर सकता हूँ? दूसरा तरीका आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा।
पहला आपको उसी गड्ढे में फंसाए रखेगा। एकांत आपको ये दूसरा तरीका अपनाने का अभ्यास करने का मौका देता है। एक वार्मिंग फैक्ट, सेल्फ कंपैशन यानी खुद के प्रति करुणा रखने का अभ्यास मेंटल हेल्थ के लिए बहुत फायदेमंद माना जाता है। स्टडीज दिखाती हैं कि जो लोग खुद के प्रति दयालु होते हैं वे डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार कम होते हैं और ज्यादा खुश रहते हैं। एकांत में सेल्फ कंपैशन प्रैक्टिस करना आसान हो सकता है। मेरी दादी माँ अक्सर कहती थी, बेटा दुनिया साथ दे न दे, तुम अपना साथ कभी मत छोड़ना। उनकी ये बात मुझे अब समझ आती है। जब हम खुद के दोस्त बन जाते हैं तो हमें बाहरी वैलिडेशन की जरूरत कम हो जाती है। हम अकेले होकर भी पूरे महसूस करते हैं। हमारा सुख दुख बाहरी परिस्थितियों पर कम और हमारे अंदरूनी रिश्ते पर ज्यादा निर्भर करता है। किताब का अंतिम सार हो सकता है ये कोट, जब आप खुद के सबसे अच्छे दोस्त बन जाते हैं तो आप कभी अकेले नहीं होते। ये है असली आर्ट ऑफ बीइंग अलोन, अकेलेपन को एकांत में बदलना और उस एकांत में खुद से दोस्ती कर लेना। क्लोजिंग, समापन। तो दोस्तों, ये थी कुछ गहरी और जरूरी बातें रेणुका गवरानी की किताब द आर्ट ऑफ बीइंग अलोन, लोनलीनेस वॉज माई केज, सॉलिट्यूड इज माई होम से। चलिए एक नजर डालते हैं उन सबसे जरूरी सीखों पर जो हमने आज जानी। 10+ की लर्निंग्स। 1. फर्क समझें। अकेलापन, लोनलीनेस एक नेगेटिव मजबूरी है, एकांत, सॉलिट्यूड एक पॉजिटिव चुनाव। 2. स्वीकार करें, अकेलापन महसूस करना नॉर्मल है, इससे भागे नहीं, इसे समझें। 3. खुशियां ढूंढें, एकांत में अपनी पसंद की चीजें करें, अपनी हॉबीज को जिएं। 4. आत्मचिंतन करें, एकांत का समय खुद को जानने, समझने और अपनी लाइफ को दिशा देने के लिए इस्तेमाल करें। 5. सीमाएं बनाएं, अपने एकांत के समय की रक्षा के लिए ना कहना सीखें। 6. संतुलन साधें, एकांत का मतलब दुनिया से कटना नहीं बल्कि रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए रिचार्ज होना है। 7. डर पर काबू पाएं, अकेले होने के डर का सामना करें, छोटे कदम उठाएं। 8. क्रिएटिव बने, एकांत आपकी क्रिएटिविटी और प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकता है। 9. खुद के दोस्त बने, खुद के प्रति दयालु और सपोर्टिव बने, जैसे एक अच्छे दोस्त के प्रति होते हैं। 10. खुद का साथ एंजॉय करें, जब आप खुद की कंपनी पसंद करने लगते हैं तो अकेलापन एकांत में बदल जाता है। 11 है, एकांत एक घर है, इसे एक सजा नहीं बल्कि एक सुरक्षित और शांत जगह समझें जहां आप खुद से मिल सकते हैं। ये किताब हमें याद दिलाती है कि अकेले होना कोई कमी नहीं बल्कि एक ताकत हो सकती है। ये हमें सिखाती है कि कैसे हम उस खालीपन से, जिसे हम अकेलापन कहते हैं, भागने के बजाय उसे एक शांत जगह, एक घर में बदल सकते हैं जिसे हम एकांत कहते हैं। ये एकांत हमें खुद से जोड़ता है, हमें शांत करता है और हमें ज्यादा मजबूत और समझदार इंसान बनाता है। अगर आप इन प्रिंसिपल्स को अपनी जिंदगी में धीरे धीरे अपनाना शुरू करते हैं तो यकीन मानिए आपकी जिंदगी में चमत्कारी बदलाव आ सकते हैं। आप भीड़ में भी शांत रहना सीख सकते हैं और अकेलेपन में भी सुकून पा सकते हैं। उम्मीद है पुस्तक रीडर्स पर आज की ये चर्चा आपको पसंद आई होगी और आपके जीवन में कुछ पॉजिटिव वैल्यू ऐड करेगी। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो प्लीज हमारे चैनल पुस्तक रीडर्स को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें और अच्छी किताबों की बातें आप तक पहुंचाने के लिए मोटिवेट करता है। और हाँ, कमेंट्स में हमें जरूर बताएं कि आप अगली बार किस किताब की समरी सुनना चाहेंगे। आपके सुझावों का हमें इंतजार रहेगा। बोनस रिपीट, याद रखने वाली सबसे जरूरी बातें। चलते चलते आइए एक बार फिर उन सुनहरे नियमों को दोहरा लें जो इस किताब से हमने सीखे। अकेलापन, एकांत दोनों में फर्क करना सीखें। भागे नहीं, स्वीकारें। अकेलेपन की भावना को महसूस करें, समझें। एकांत इक्वल्स अवसर, इसे हॉबीज, खुशी और आत्मचिंतन के लिए इस्तेमाल करें। सीमाएं जरूरी हैं, अपने एकांत के समय की रक्षा करें। संतुलन ही कुंजी है। एकांत और सामाजिक जीवन को बैलेंस करें। डर को जीतें, छोटे कदमों से अकेले रहने का अभ्यास करें। खुद के बेस्ट फ्रेंड बने। सेल्फ कंपैशन प्रैक्टिस करें। एकांत आपका घर है, इसे एंजॉय करना सीखें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली किताब के साथ पुस्तक रीडर्स पर। तब तक अपना ख्याल रखें और पढ़ते रहें।